दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। कल मैं चंद्रग्रहण की बड़ी कवरेज कर रही थी। एक ज्योतिष ने कहा था कि अगले 14 दिन दुनिया में बड़े उथल पुथल वाले रहने वाले हैं। भूचाल आएंगे, सैलाब आएगा और दुनिया के कई हिस्सों में तख्ता पलट भी हो सकता है। लेकिन आज नेपाल में जो हुआ उसे इस भविष्यवाणी से जोड़ने का अभी कोई आधार नहीं दिखता। लेकिन नेपाल में 6 महीने के भीतर आज दूसरा विद्रोह खड़ा हो गया। राजधानी काठमांडू में 15,000 से ज्यादा लड़के लड़कियां सड़कों पर उतर आए। इस विद्रोह को जेन जी लीड कर रही है। युवाओं ने संसद में घुसने की, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। ऐसा कर तो नहीं पाए, लेकिन नेपाल को उन्होंने जरूर हिला दिया। जबरदस्त संघर्ष हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सरकार की गोलियों से 21 नेपाली युवा मारे गए हैं। नेपाल के 4 जिलों में इमरजेंसी के हालात हैं। काठमांडू में सेना की तैनाती की गई है। रात 10 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश है। तनाव देखते हुए भारत ने भी नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया है। चौकसी बढ़ा दी गई है। इस विद्रोह की जो वजह है वो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं सुनी, न देखी है। फौरी तौर पर प्रचार यह हो रहा है कि नेपाल में फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन जैसे 26 सोशल प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाने से, यानी नेपाल में इन्हें बैन करने के खिलाफ ये विद्रोह भड़का है। ये वाकई सुनने में अजीब लग सकता है कि फेसबुक, इंस्टा बंद करने के खिलाफ युवा विद्रोह पर उतर जाए इस तरह से और 21 जानें चली जाएं। क्या है इस विद्रोह की वजह और कौन है ये जनरेशन जी, ये बताएंगे। लेकिन उसके पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं। नेपाल में युवाओं के इस विद्रोह को लोग 2024 के बांग्लादेश विद्रोह और 2022 के श्रीलंका विद्रोह की कैटेगरी में रख रहे हैं। तब भी हालात तकरीबन इसी तरह के थे। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर नौजवान विद्रोह पर उतारू थे। संसद पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ गया था। ये दोनों विद्रोह तख्तापलट के बाद ही थमे थे। अब सवाल यह है, क्या नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार के साथ भी यही होने वाला है? नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। क्या वाकई फेसबुक और इंस्टा की तलब, उसके बैन होने की छटपटाहट नेपाल की यूथ को सड़क पर लेकर आई? बच्चे से मोबाइल छीन लेने पर वो रोना धोना मचाते हैं। लेकिन यहां पर मामला बहुत आगे जा चुका है। विद्रोह की वजह सोशल मीडिया है या फिर उनकी आवाज को दबाना, जिससे भ्रष्टाचार का सच उजागर ना होने पाए? ये भी लोगों के ज़हन में है। आगे बढ़ते हुए 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। काठमांडू में नौजवानों को संसद पर कब्जा करने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। फायरिंग तो सबसे बाद में की, उसके पहले वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज, हर तरह से कोशिश की गई इन्हें काबू करने की। नेपाली संसद के 2 दरवाजों पर युवाओं ने कब्जा कर लिया। बड़ी मुश्किल से इन्हें वहां से हटाया गया। भीड़ लगातार पथराव कर रही थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश में बल प्रयोग किया तो हालात और बिगड़ते चले गए। और उसके बाद जो हुआ उसने न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। सोशल मीडिया बंद करके इसका आवाज फिर में युवा दाग गए। इनका एक ही मांग है कि हमें बोलने दो सरकार, यानी कि बोलने का आजादी होनी चाहिए। Not gonna listen us, then
we will take action against them that will be far more than this. This is just the beginning. तस्वीरें आपने देख ली। अब नेपाल में इस विद्रोह के मुद्दों, इनकी तकलीफों और उनकी मांगों को आपके सामने रखते हैं, लेकिन इनसे उसके पहले आपको दिखा देते हैं इस विद्रोह का लीडर आखिर कौन है। तो इस विद्रोह के लीडर हैं जनरेशन जी के युवा, जेन जी, यानी वो लोग जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं और अब जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच में है। इनमें स्कूल कॉलेज स्टूडेंट से लेकर बेरोजगार ग्रेजुएट तक थे, जिनमें कई अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो कई सोशल एक्टिविस्ट हैं। नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए जाने के बाद आज के संसद मार्च में इसी जेन जी के लोगों की भरमार थी। तख्तियां और बैनर लिए ये लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क पर निकल पड़े। ऐसे 26 सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें नेपाल सरकार ने बैन किया। पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म तो हैं ही, इनके अलावा भी कई सोशल ऐप हैं। इन्हें इसलिए बंद किया गया क्योंकि नेपाल सरकार की दी हुई 7 दिन की डेडलाइन में भी ना तो उन्होंने खुद को नेपाल में रजिस्टर कराया, ना ही ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करने जैसी शर्तें कबूल की। अहम बात यह भी है कि बैन हुए सारे सोशल प्लेटफॉर्म अमेरिका के हैं। चीन के टिकटॉक जैसे कई प्लेटफॉर्म ने नेपाल में खुद को पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। अब आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं इस बैन से नेपाल के कितने लोगों की लिखने, बोलने, रील बनाने की आजादी पर आंच आई है। नेपाल फेसबुक के 1 करोड़ 35 लाख यूजर्स हैं। इसके बाद मैसेंजर के 1 करोड़ 8 लाख और इंस्टाग्राम के 36 लाख यूजर्स हैं। नौकरी चाकरी ढूंढने में पॉपुलर लिंक्डइन पर 15 लाख और सोशल मीडिया एक्स के नेपाल में 4,66,000 यूजर्स हैं। दरअसल नेपाल में 26 सोशल प्लेटफॉर्म पर यह प्रतिबंध ऐसे वक्त लगाया गया जब देश में सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद के खिलाफ सोशल चिंगारी तेजी से भड़क रही थी और जनरेशन जी इसी की अगुवाई कर रहा था, जिसे जेन जी बोला जाता है। कुछ महीनों से नेपाली नेताओं और अफसरों के ठाट बाट और विदेश में पढ़ने वाले उनके बच्चों की लग्जरी लाइफ पर रील्स बनाई जा रही थीं। उनकी शानो शौकत वाली जीवन शैली को नेपाल के आम लोगों की गरीबी और कंगाली से तुलना करके एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था, जो दिखा रहा था कि नेपाल में भी 2 नेपाल बन चुके हैं। एक तरफ खूब पैसा है तो दूसरी तरफ उतनी ही गरीबी है। If you haven't any coal in the stove and you're freezing the winter and you cursed in the wind and the rain, when you haven't any shoes on your feet and you're coasting as paper and you look 30 pounds underweight, when you go to get a word of advice from the fat little plastic. नेपाल की जेन जी का आरोप है कि एक्सपोज होने के डर से ही ये प्लेटफॉर्म बंद किए गए ताकि भाई भतीजावाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी अपनी आवाज ना उठा पाए, ताकि रिश्वतखोरी, बेरोजगारी, नौकरियों की कमी के खिलाफ आवाज ना उठाई जा सके। जो बात देखी जा रही थी कि पिछले दिनों नेपो किड्स यानी जो बच्चे अपने परिवारों की वजह से जाने जाते हैं, हमारे यहाँ बॉलीवुड में भी कहा जाता है जब बॉलीवुड के परिवार एक्टर्स के बच्चे उनको नेपो किड्स कहा जाता है, तो नेपो किड्स की लगातार यानी वहाँ जो बड़े नेता हैं, चाहे वो ओली हों, देउबा हों, उनके परिवार के बच्चे वो लगातार अच्छे अच्छे बैग्स में, कपड़ों में, चश्मों में, घड़ियों में, जूतों में, ज्वेलरी में, ये सब पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, और इसको लेकर वहाँ बड़ा रोष था। युवाओं का कहना था कि आप ये जो पैसा दिखा रहे हैं अपना, ये दरअसल भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा है,
तो ये बात की गई कि भाई हम ये जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं इनको बैन कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आप इनको रजिस्टर करवाइए, नेपाल में आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो हमें मुश्किल होती है, क्राइम डिटेक्शन में मुश्किल होती है। ये नेपाल के स्वाभिमान की बात है, एक कंपनी यहाँ चला रहे हैं, आप रजिस्टर नहीं करेंगे, ऑफिस नहीं बनाएंगे, ये बात सही नहीं है। इसीलिए नेपाल का ये विद्रोह सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा की आज़ादी के लिए नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आज़ादी उठाने की मांग भी जुड़ गई है। नेपाल में जेन जी की 4 मांगे क्या हैं वो आपके सामने रखते हैं। सोशल मीडिया से बैन हटा दिया जाए, इंटरनेट से बैन खत्म किया जाए, नौजवानों को रोजगार मिले, रोजगार का बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ सरकारी भ्रष्टाचार का खात्मा किया जाए। और इस विद्रोह का वो पोस्टर भी अब आपके सामने रखते हैं जिसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद चाइनीज प्लेटफॉर्म पर शेयर कर करके एक ही दिन में नेपाल की संसद पर 15,000 लोग जुटा लिए गए, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे थे। जनरेशन जी का दर्द आपको इन आंकड़ों में दिखाई देगा। नेपाल में 16 से 40 उम्र के 1,24,00,000 युवा हैं, जो जनसंख्या का 42.5% हैं। नेपाल में बेरोजगारी दर 19% है। वैश्विक श्रम बाजार में नेपाल की हिस्सेदारी 40% से कम है। नेपाल की कुल श्रम शक्ति का 54% युवा हिस्सा रोजगार के लिए देश से बाहर जाता है। 2023 में 1 लाख से ज्यादा नेपाली युवाओं ने नौकरी रोजगार के लिए अपना देश छोड़ा था। बीते 8 साल में पढ़ाई और नौकरी के लिए नेपाल छोड़ने वालों की संख्या 75% बढ़ी है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सुने, जो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो नियमों के तहत ही किया गया है। जेनजी पुस्तालाई पिर पर्यो अरे, राम्रो लागेन अरे। जेनजी पुस्ता भन्ने चाहिँ नि कुनै ठगी खाने भाँडो हो के भन्ने आँट गर्दैनन् भने बिचराहरूको यो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको छलफल गरिरहेका छौँ। नेपालमा नेपाली जनताले कारोबार गर्दा, नेपाली जोसुकैले कारोबार गर्दा नेपालको कानुन मान्नुपर्ने, कुनै विदेशीले कारोबार गर्यो भने कानुन मान्नु नपर्ने। बुद्धिजीवी मात्रै होइन, नेपालका घाक बुद्धिजीवी आफूलाई ठान्नेहरू, समाजलाई प्रभावित गर्छौँ भन्नेहरू कस्तो प्रभावित गर्न खोजिरहेका छन्। और थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि इस विद्रोह के बाद नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का दबाव अब प्रधानमंत्री ओली पर भी बढ़ता जा रहा है। नेपाल में फेसबुक, व्हाट्सएप फिर से चलने की खबरें भी हैं, लेकिन सरकार की ओर से बैन हटाने की सूचना नहीं दी गई है। अब नेपाल में हालात आगे क्या रहेंगे, क्या तख्ता पलट की स्थिति वहां पर बन जाएगी? जेन जी जिसने आज उतरकर जबरदस्त विद्रोह किया, कल क्या इनका आंदोलन थम जाएगा या फिर अब नए सिरे से इनके आंदोलन को धार और रफ्तार दी जाएगी? क्योंकि कई युवाओं की जान भी जा चुकी है। हर एक खबर, जानकारी लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। जनहित में आगे बढ़ेंगे, लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां जन सुराज के प्रशांत किशोर 2025 की चुनावी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में शिद्दत से जुटे हुए हैं। इस मिशन में वो सूबे के करीब 18% मुसलमानों को लुभाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। पीके इन दिनों बदलाव यात्रा पर हैं। पीके का कारवां जब 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज पहुंचा तो इसका नाम हो गया बिहार बदलाव इजलास। इजलास उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या सम्मेलन। किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया में पीके ने मुसलमानों से संवाद किया। यहां संवाद को गुफ्तगू कहें तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि जन सुराज के रहनुमा ने भी अपने भाषण की तकरीर कहा है। इस दौरान उनकी ओर से खालिस उर्दू शब्दों का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ और मुसलमानों को अल्लाह का वास्ता देकर जन सुराज पर भरोसा करने की गुजारिश की गई। इस्लाम में आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा से डरो और हमारी मदद करो। जनसुराज ये कह रहा है कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा हो जाओ। आपको तय करना है मेरे भाई कि आपको भाजपा से डरना है कि अल्लाह से डरना है। आप तो खुद कहते हैं कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। कहने के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। अब कोई भाजपा का नाम ले ले तो आप बातिलों के साथ भी खड़ा होने को तैयार हैं। तो हम आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं, एक बार अल्लाह से डरिए,
हक के साथ खड़ा होइए, अपने आप आपकी तादाद भी बनेगी और आपको जीत भी मुयस्सर होगी, भाजपा को हराया भी जाएगा। कुल 63 सेकंड की ये तकरीर पीके की बातों का मुकम्मल मजमून है। उनके मुताबिक देश में 80% हिंदू हैं, इनमें से आधे यानी 40% ही बीजेपी को वोट करते हैं। पीके का दावा यह भी है कि बिहार में बाकी 40% हिंदू उन्हें वोट करेंगे और अगर इसमें करीब 20% मुसलमान भी जुड़ जाएं तो जन सुराज को हराना नामुमकिन है। बिहार में मुसलमानों के करीब करीब एक मुश्त वोट अब तक आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को मिलते रहे हैं। ऐसे में अगर ये वोट बैंक महागठबंधन से छिटका और जन सुराज के पाले में चला गया तो क्या 2025 का जनादेश बदल जाएगा? क्योंकि पीके विधानसभा चुनाव में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से टिकट देने की बात कह चुके हैं, यानी जन सुराज बिहार में 40 से ज्यादा टिकट मुसलमानों को दे सकता है। जन सुराज के सूत्रधार पीके मुसलमानों के बीच ये भी बोल रहे हैं कि ये सच है कि उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय अभियान को कंधा दिया था, लेकिन उनके मुताबिक हकीकत ये भी है कि 2014 के बाद तमाम राज्यों में बीजेपी को हराने में भी उन्हीं का योगदान है और वो इसको लेकर जो आंकड़े रखते हैं सामने उस पर नजर डालते हैं। वो इस फहरिस्त में 2015 में बिहार, 2017 में पंजाब, 2018 में तेलंगाना, 2019 में आंध्र प्रदेश, 2020 में दिल्ली और महाराष्ट्र का भी वो जिक्र कर देते हैं। 2021 में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं और बताते हैं कि बीजेपी यहां हारी थी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर इसमें महाराष्ट्र का नाम शायद भूलवश गिनाना वो यहां पर लेकर आए, क्योंकि वहां 2020 में कोई चुनाव ही नहीं हुआ था। 2019 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब विधानसभा में भी जीत बीजेपी शिवसेना गठबंधन को ही मिली थी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव के बाद विपक्षी दलों से हाथ मिलाकर अपनी सरकार बना ली थी। बहरहाल खबर यह है कि पीके मुसलमानों के बीच खुद को मोदी और बीजेपी को हराने वाली इकलौती शख्सियत के तौर पर पेश कर रहे हैं। साथ ही आरजेडी के MY समीकरण को भी पाखंड बताते हैं। कहाँ MY समीकरण है? MY समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए बिहार से कितने मुस्लिम MP जीत कर गए हैं? समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण MY नहीं है, YM है। जहाँ वाई समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान उनको वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ वाई समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वो वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। प्रशांत किशोर विरोधियों पर बराबर मात्रा में हमलावर हैं। वो आरएसएस की विचारधारा के जवाब में मुसलमानों के बीच खुद को गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा का इकलौता सिपाही बताते हैं। इस तरह से वो विपक्षी दलों की विचारधारा को भी दिखावा करार देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर बिहार में जनसुराज के साथ मुसलमान तो किसे होगा नुकसान? इस पर बीजेपी और आरजेडी के आकलन को भी सुन लेते हैं। ऐसा कुकुरमुत्ती पार्टियां आती है जाती है, कहाँ उस चक्कर में आप पड़े? ऐसा कुकुरमुत्ती पार्टियां आती है जाती है, कहाँ उस चक्कर में आप पड़े? जो बीजेपी और सरकार की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, जिनकी हैसियत अब जनता वोट कटवा में भी नहीं रखेगी, उससे भी बचना है। अब सवाल यह है कि बिहार के चुनाव में वाकई प्रशांत किशोर एनडीए और महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे? वो अरविंद केजरीवाल जैसा क्या कोई करिश्मा करेंगे या फिर अब की बार भी सत्ता के सदाबहार दावेदार ही दमदार साबित होंगे? पूरी तस्वीर बिहार के नतीजों से ही साफ हो पाएगी। अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए खबरों में बात राजधानी दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुबान और सोशल मीडिया में फुलेरा पंचायत ट्रेंड कर रहा है। आप मेरे बगल में कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जो देखने में किसी मीटिंग की लग रही हैं। ये मीटिंग दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ले रही हैं। इसमें काफी सारे लोगों की मौजूदगी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ठीक बाईं तरफ उनके पति मनीष गुप्ता भी बैठे हैं। इन तस्वीरों को आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया में शेयर किया है। साथ में लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा, जिसकी शुरुआती लाइनें हैं, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं।
सौरभ ने इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र का मजाक करार दिया है। वो आगे लिखते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि सीएम अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती हैं, क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक उन्होंने ये तस्वीरें सीएम रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम से ही ली हैं। जिन लोगों ने ओटीटी पर वेब सीरीज पंचायत देखी है उन्हें फुलेरा की कहानी पता है। जिन्होंने नहीं देखी उन्हें बताते चलें कि इस काल्पनिक कहानी में फुलेरा की महिला सरपंच के पति ही पंचायत का कामकाज देखते हैं। हालांकि आगे चलकर महिला सरपंच खुद अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। वैसे एक कड़वा सच यह है कि देश की कई पंचायतों में महिला प्रधान या सरपंच के पति ही सही मायने में कामकाज संभालते हैं, जिन्हें बिहार और यूपी में प्रधान पति या मुखिया पति कहा जाता है। अब इन तस्वीरों के जरिए आम आदमी पार्टी भी दिल्ली की रेखा सरकार की तुलना वेब सीरीज वाली फुलेरा पंचायत से कर रही है। सीएम की बैठकों में उनके पति की मौजूदगी को अनैतिक और असंवैधानिक करार दे रही है। क्या और भी अधिकारियों से मिलते हैं? क्या ठेकेदारों से भी मिलते हैं? क्या ऐसे प्राइवेट लोगों से भी मिलते हैं जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं? और अगर मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं? क्या उनके ऊपर उनकी कोई जवाबदेही है? नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई संवैधानिक पद ही नहीं ले रखा, तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो इस तरीके के जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से अनैतिक हैं, गैर संवैधानिक हैं और गैर कानूनी हैं। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से सफाई भी आई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया के जरिए सौरभ भारद्वाज के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साधने के लिए कुछ और ठोस तरीका ढूंढना चाहिए। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थी, जिसका प्रबंधन उनके पति ही करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शीला दीक्षित के निर्वाचन क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थी और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र की देखभाल किया करती थी। अमित मालवीय ने आगे लिखा है कि सुनीता केजरीवाल के विपरीत मुख्यमंत्री के पति उनकी कुर्सी पर नहीं बैठे या ऐसे गैर कानूनी आदेश जारी नहीं कर रहे थे जिन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश के रूप में फाइल में दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया हो। रेखा गुप्ता को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना बंद करें क्योंकि वो एक महिला हैं जो अच्छा काम कर रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ अरविंद केजरीवाल को और भी साधारण बनाती जा रही हैं। यह सच है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब सुनीता केजरीवाल उनकी कुर्सी पर बैठकर दिल्ली वालों को अपने पति के संदेश सुनाया करती थीं। और हकीकत यह भी है कि तब भी इसका तीखा विरोध हुआ था, लेकिन अब चूंकि सीएम रेखा गुप्ता की बैठकों में उनके पति की मौजूदगी की तस्वीरें वायरल हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी सत्ताधारी दल को नैतिकता के कटघरे में खड़ा कर रही है। मुझे ऐसी कोई अधिकारियों की मीटिंग आप मुझे दिखाइए, कोई फोटो जहाँ पे सुनीता केजरीवाल जी ने अधिकारियों के साथ कोई मीटिंग ली हो, कोई एक फोटो दिखाइए आप। और जो फोटो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की आई है उसमें उनके पति उनके साथ पहले नंबर पे बैठे हुए हैं। अगर विपक्ष के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और बीजेपी को जवाब तो देना पड़ेगा। अगर मनीष गुप्ता अपनी पत्नी और सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग की देखरेख कर रहे हैं तो वो किस हैसियत से कर रहे हैं? क्या वो विधायक प्रतिनिधि हैं? वैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी को यूपी की बाराबंकी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत का हश्र याद रखना चाहिए। जब 2014 में सांसद निर्वाचित होने के बाद प्रियंका ने अपने पिता उत्तम राम को सांसद प्रतिनिधि बना दिया था, जिस पर उन्हें प्रधानमंत्री से फटकार मिली तो उन्हें अपनी भूल सुधारनी पड़ी थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में प्रियंका का टिकट भी काट दिया गया था। पीएम मोदी राजनीति में परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता को यकीनन अपने पति को लेकर उपजे विवाद पर पूर्ण विराम लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार की तुलना फुलेरा पंचायत से की है। इस पर खुद सीएम रेखा गुप्ता एबीपी न्यूज से बातचीत में विपक्ष को जवाब भी दे चुकी हैं। विपक्ष की पार्टी, अब उनके पास काम तो कोई है नहीं, क्या करे, तो ग्लास लेके घूमते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मिल नहीं रहा उनको। दिल्ली में सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों लोग समाज के साथ जुड़ के सरकार काम कर रही है। वो एक
व्यक्ति मेरे परिवार का भी है, मेरी गली का भी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी है, पूरी दिल्ली का है। आज कोई भी सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते तो हम वेलकम करते हैं। तो इसमें मेरे परिवार के लोग भी यदि क्षेत्र के कामों में मदद करते तो इसमें कोई बुराई नहीं, सब लोग लगे हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि फुलेरा पंचायत में समाज के इसी आईने को संजोकर बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि राजनीति अपनी लहरें किस तरह से और किन किन लोगों के साथ तय करती है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगर आप भी एसी चलाकर रात को सोते हैं तो आप हो जाएं सावधान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एसी फटने से पति, पत्नी और बेटी की जान चली गई है। ये घटना देर रात की है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में धमाका हुआ, आग लगी और दम घुटने से तीनों की जान चली गई। आपके घर में भी एसी है, रात को आप भी एसी ऑन करके सो जाते हैं तो ये खबर ध्यान से देखिए और आप ये जानिए कि आप किस तरह की सावधानी बरतकर इसके खतरे से बच सकते हैं। हमने एक्सपर्ट से जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक एसी में आग लगने की मुख्य वजह 5 अलग अलग होती हैं। पहली वजह कंप्रेसर का फटना, दूसरा कारण वोल्टेज की समस्या, तीसरी वजह है गैस की लीकेज, चौथा शॉर्ट सर्किट और पांचवी वजह एसी की लो क्वालिटी। फरीदाबाद में कल रात घर में कैसे लगी आग और क्यों नहीं बच पाई एक परिवार की जिंदगी, आप देखिए और सतर्क हो जाइए। रात करीब 3:30 बजे का वक्त हो रहा था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी का यह फ्लैट धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। चार मंजिला बिल्डिंग में आग फर्स्ट फ्लोर पर लगी थी, लेकिन जिन 3 लोगों की मौत हुई है वो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर रहने वाले सचिन कपूर, उनकी पत्नी और बेटी है। फर्स्ट फ्लोर पर रितु मलिक रहती हैं, सेकंड फ्लोर पर सचिन रहते थे, जबकि थर्ड फ्लोर पर सचिन ने दफ्तर बना रखा था। फोर्थ फ्लोर पर गोयल परिवार रहता है। चारों फ्लोर पर रहने वाले किराएदार ही हैं। फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाली रितु के मुताबिक एसी फटने के बाद बालकनी में खड़े सचिन से उन लोगों की बात हुई। उन्होंने कूदने का रिस्क नहीं लिया और सीढ़ियों से भागने के दौरान घर में भरे धुएं की चपेट में आ गए। दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। सेकंड फ्लोर पे ये थे सचिन जी, जो नहीं रहे। सचिन जी से मेरी 3:35 पे बात हुई। सचिन जी, उनकी बिटिया और रिंकू जी, तीनों नीचे इस साइड को निकले हैं। मैंने कहा भैया आग लग गई है हमारे एसी में, आप नीचे आ जाओ आ जाओ। फिर वो गए, फिर वो 5 मिनट में फिर आए, कहते वो उसमें बहुत धुआं है धुआं है धुआं है। अब देखो फायर ब्रिगेड ही नहीं आई उनको निकाल सके हम। सचिन का 24 साल का बेटा आर्यन खिड़की से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन सचिन अपनी पत्नी और बेटी सुजान के साथ छत की तरफ भागना चाहते थे। दुर्भाग्य से छत का दरवाजा बंद था। दमकल की टीम भी देर से पहुंची। सेकंड फ्लोर पे जो लोग थे वो धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके कमरों में धुआं घुसने के बाद वो दम घुटने से उन लोगों की मौत हो गई। फर्स्ट फ्लोर पे आग लगने के बाद वो लोग आग से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन जो सेकंड फ्लोर पे जो परिवार था वो दम घुटने से इस वक्त अपनी जान गंवा देता है। और ये गेट अगर समय पर खुल जाता, टूट जाता, खुल जाता तो उन लोगों की जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम ने भी पड़ताल की है, सबूत जुटाए हैं। माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन इसकी सही वजह क्या है जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। बेहद दुखद ये खबर है और आप दर्शकों को ऐसे हादसों से बचने के लिए 7 जरूरी टिप्स जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशनल टेक्नीशियन से हर सीजन में आप सर्विसिंग एसी की जरूर करवाएं। लोकल एसी ना खरीदें, खराब वायरिंग भी ना करवाएं। सही गैस का प्रयोग करें और चेक करें कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव से बचने के लिए स्टेबलाइजर का भी आप इस्तेमाल करें। कोई तकनीकी समस्या दिखे तो तुरंत आप चेक कराएं। बंद कमरे में बहुत देर तक एसी चलाकर ना छोड़ें। तेज गर्मी में रात भर एसी चलाकर ना छोड़ें, बीच बीच में उसे बंद जरूर कर दें। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 लोगों की जान गई है। जड़ में खराब वायरिंग भी मानी जा रही है।
आगे बढ़ते हुए मेडिकल साइंस की दुनिया से आई अब आज की एक और बड़ी खबर। मानव इतिहास में कैंसर पर विजय पाना पहली बार संभव हो जाएगा। सालों से जो बीमारी मरीज की जान लेकर ही जाती थी, अब उस बीमारी के खात्मे के लिए रूस ने रामबाण तैयार कर लिया है। रूस में इसका ट्रायल सफल रहा है। उम्मीद है कि इस वैक्सीन को भारत में भी लाने में मदद मिलेगी। रूस के वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स तैयार की है, जिसके प्री क्लिनिकल ट्रायल में 100% असरदार नतीजे सामने आए हैं। फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी FMBA ने घोषणा की है कि इस वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है। इस सफलता से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि एंट्रोमिक्स एक पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन है, यानी हर मरीज की जेनेटिक जानकारी के आधार पर इसे बनाया जाता है। इस वैक्सीन को बनाने में AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। ये वैक्सीन कैंसर सेल्स को पहचानकर उन्हें खत्म कर देती है। FMBA के प्रमुख वोरोनिका ने बताया है कि वैक्सीन ने ट्यूमर को सिकोड़ने और उनकी वृद्धि को धीमा करने में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं, जो कि 60 से 80% तक है। ये बार बार उपयोग के लिए भी सुरक्षित है। FMBA प्रमुख के मुताबिक फिलहाल इस वैक्सीन का इस्तेमाल कोलोरेक्टल यानी आंतों के कैंसर के इलाज के लिए किया जाएगा, जबकि मस्तिष्क कैंसर और स्किन कैंसर के खास प्रकारों के लिए भी वैक्सीन बनाने में तेजी से प्रगति हो रही है। अब सवाल है कि इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी। तो आपको बता दें कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कैंसर वैक्सीन को नए और खास किस्म के नियम के तहत मंजूरी दी है। ऐसे में इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत भारतीय रुपयों में करीब 2.5 लाख रुपए हो सकती है। हालांकि रूस के वैज्ञानिकों को इसे फ्री में देने की योजना तैयार की जा रही है। WHO के मुताबिक हर साल करीब 1 करोड़ लोग कैंसर से जान गंवाते हैं। अभी तक इलाज के नाम पर कीमोथेरेपी और रेडिएशन से ही कैंसर से लड़ा जा रहा है, लेकिन इससे कैंसर के सेल्स के साथ साथ हेल्दी सेल्स भी इंसान के शरीर से खत्म हो जाते हैं। लेकिन रूस की इस वैक्सीन के आने से केवल कैंसर के सेल ही खत्म होंगे। आगे बढ़ते हुए बात यमुना के रौद्र रूप की करेंगे। अगर आप मथुरा वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी इन दिनों भगवान कृष्ण की नगरी में कहर बनकर बह रही है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने मथुरा वृंदावन के बड़े हिस्से को डुबा दिया है। मथुरा में यमुना ने 2023 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मथुरा वृंदावन में यमुना के सभी घाट डूब गए हैं। वृंदावन में यमुना का पानी बांके बिहारी मंदिर तक जा पहुंचा है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर पानी भरा हुआ है। आगरा में भी 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मथुरा में यमुना के खतरे का निशान 166 मीटर है। 2023 में पानी 167.37 मीटर के स्तर तक जा पहुंचा था। आज सुबह यहां यमुना का जलस्तर 167.67 मीटर हो गया। हालांकि दोपहर से पानी स्थिर है, लेकिन शहर के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी वहां पर भरा हुआ है। गलियों में गले तक पहुंच चुका पानी। सड़कों पर नाव के सहारे आवाजाही। तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की है, जहां यमुना का पानी घाटों को लांघते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। मथुरा के तमाम मोहल्ले और बाजार में इस वक्त 4 से 5 फीट तक यमुना का पानी भरा हुआ है। गोकुल की ओर जाने वाली सड़कों और गलियों में नाव चलने लगी है और अब बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाली कुंज गलियां भी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। कभी देखी थी इतनी विकट स्थिति है? जी सर, मैंने 2013 में जल देखा था, उससे भी ज्यादा जल है अभी। इस बार जो है बहुत ज्यादा जल है। मथुरा में आई इस बाढ़ की वजह है बीते कुछ दिनों से हथनी कुंड बैराज के जरिए यमुना में लगातार छोड़ा जा रहा पानी, जिसके चलते बीते 8 दिनों से लगातार यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से हालात ऐसे हैं कि यमुना में आए उफान को देखते हुए अब मथुरा में बाढ़ से ज्यादा प्रभावित इलाकों में लोग अपनी जरूरी सामानों के साथ
सुरक्षित ठिकानों की ओर कूच करने लगे हैं। लेकिन बाढ़ का कहर झेल रहे लोग इस वक्त कहीं नहीं जा सकते। वो सड़कों और गलियों में भरे पानी के बीच से गुजरते हुए ही रोजमर्रा के कामकाज करने को मजबूर हैं। जो लोग पानी के चलते इस वक्त घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं, वो अब प्रशासन और आपदा विभाग के भरोसे घरों में ही रहकर यमुना के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यमुना में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मथुरा प्रशासन ने लोगों से अगले कुछ दिनों तक खास सावधानी बरतने और लोगों को बिना वजह घरों से ना निकलने और यमुना से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। और अब बात इस वक्त भीषण बाढ़ का सामना कर रहे पंजाब और हिमाचल प्रदेश की। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की आपदा से जूझ रहे पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। कल दोपहर पीएम मोदी पहले हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। कांगड़ा में पीएम बाढ़ प्रभावित लोगों और आपदा प्रबंधन में लगे एजेंसियों की टीम से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद हिमाचल में बाढ़ से पैदा हुए हालात पर पीएम एक हाई लेवल समीक्षा बैठक करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कल दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाएंगे। गुरदासपुर में पीएम मोदी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र की टीम के सदस्यों से मुलाकात करेंगे और राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। पंजाब में आई भीषण बाढ़ के चलते अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा गांवों में खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आगे बढ़ेंगे और अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच होना है, लेकिन वोटिंग से एक दिन पहले राहुल गांधी के विदेश दौरे की वजह से इस पर सियासत गर्मा गई है। देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा? एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी? मंगलवार को होने वाले चुनाव के बाद देश को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक और जहां एनडीए की जीत पक्की करने के लिए पूरा सत्ता पक्ष वोटों की किलेबंदी में और खुद प्रधानमंत्री सांसदों की वोटिंग की ट्रेनिंग में लगे थे, तब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश से दूर मलेशिया में घूम रहे हैं। देश भर में बाढ़ के हालात के बीच छुट्टी मनाने राहुल गांधी की इस तस्वीर ने उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के सिर फुटबॉल को एक बार फिर सामने ला दिया है। राज्य हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, उत्तराखंड में रोज लैंडस्लाइड हो रही हैं, दिल्ली के अंदर बाढ़ आई हुई है, पंजाब के अंदर आप दखल रखते हैं, वहाँ बाढ़ आई हुई है। ऐसे में अगर आप समय निकाल के इन राज्यों में जाते तो एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछते कि भाई आप क्यों नहीं आए। अब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं आए। और अब आज का जनहित मंत्र। अनुभव एक कठोर शिक्षक है, ये परीक्षा पहले लेता है, पाठ बाद में सिखाता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।